मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक नई वीडियो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की द्वितीय जो इकाई है उसकी चौथी कविता छापा, इसे हम देखने जा रहे हैं। उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो पहले इकाई की जितनी भी कविता है और पाठ्यक्रम में है इस वर्ष, उनकी वीडियो हमने डाली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो निश्चित ही देख लीजिए, क्योंकि वह आपको बहुत अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो आज हम छापा इस कविता का सरल अर्थ देखने जा रहे हैं। वास्तव में छापा यह हास्य व्यंग कविता है। अब आप पूछेंगे हास्य व्यंग क्या होता है? हास्य व्यंग यह व्यंग के माध्यम से, हंसी के माध्यम से समस्याओं पर प्रहार करते हुए लिखी गई रचना है। समझ में आ गया? कहने का तात्पर्य ये कि हास्य व्यंग के माध्यम से समाज में चल रही जो विसंगतियां हैं, गलत बातें हैं, उनका यहाँ पर चित्रण किया जाता है। तो कवि ओम प्रकाश आदित्य जी के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कवि का जन्म 1936 में हुआ और उनका जन्म स्थान रहा है गुरुग्राम, जो कि है हरियाणा में। उसी प्रकार मृत्यु उनकी हुई है 2009 भोपाल, जो कि है मध्य प्रदेश में। इनका परिचय यहाँ संक्षिप्त दिया गया है, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। कहने का तात्पर्य ये कि इन्होंने छंद के माध्यम से और हास्य व्यंग के माध्यम से समाज में पल रही जो बुराई है उस पर कटाक्ष किया हुआ है। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे, अर्थात हास्य और व्यंग के ये अग्रणी ऐसे साहित्यकार रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देख लीजिए। प्रमुख कृतियां है इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, यह उनकी रचना है। मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। तो ये जो प्रस्तुत कविता दी गई है छापा, यह इसी मतलब गोरी बैठी छत पर इस काव्य संग्रह का एक अंश यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसका जो वाचन है वह करते हैं, साथ ही साथ उसका सरलीकरण भी हम करने जा रहे हैं। कवि कहते हैं, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि के घर में एक बहुत बड़ा छापा पड़ा, बहुत सारे अधिकारी आए और उनके घर की तलाशी लेने के लिए वे बहुत ही उग्र थे, सभी बड़े ही उत्सुक थे। वे आए, कौन आए? जो अधिकारी थे वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? उन्होंने कवि के सामने पहला प्रश्न पूछा, सोना कहाँ है? आप सोने का अर्थ क्या लगाएंगे यहां पर? सोने का मतलब है, सही है, स्वर्ण। स्वर्ण यानी गोल्ड। ठीक, तो वे अधिकारियों ने कवि से प्रश्न पूछा पहला कि सोना कहाँ है। तो कवि ने उसका बड़े ही नम्रता से उत्तर दिया, मैंने कहा मेरी आंख में है, कई रातों से सोया नहीं सोया हूं। कहने का तात्पर्य कि जो अधिकारी लोग हैं, आयकर विभाग के जो लोग हैं, कवि से पूछना चाह रहे कि जो स्वर्ण है, सोना, गोल्ड, वो कहां है? पर कवि कहते हैं कि मैं कई दिनों से सोया नहीं हूं, मेरी आंखों में वह है। कहने का तात्पर्य कवि इसका अर्थ नींद से लगा रहा है। वे रोष में आकर बोले, रोष यानी गुस्सा, वे गुस्से में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। उनका यहां पर भी तात्पर्य स्वर्ण से क्या था? सोना, जिसे गहरे बनाते। तो कवि ने उसका क्या अर्थ निकाला और क्या उत्तर दिया? देखिए, मैंने जोश में आकर कहा, कवि ने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, यह कविता में मैंने बिखेर दी है। कवि कहता है कि मेरे घर में
कुछ नहीं है। मेरी लिखी हुई कविताओं में ही सुंदर सुंदर अक्षर मैंने बिखेर कर रखे हैं। मेरे काव्य संकलन में सुंदर अक्षर है, उन्हें मैं कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले, झुंझलाकर यानी परेशान होकर। अधिकारी लोग आए थे कवि के यहाँ से खूब सारी संपत्ति निकालने के लिए, और कवि जो है उन्हें ऐसे उत्तर दे रहा था। तो वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारे अनअधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। तुमने जो गलत तरीके से, नाजायज तरीके से जो पैसे कमाए हैं खूब सारे, वो अर्थ चाहिए, वह रुपया चाहिए, वो पैसा चाहिए, वो संपत्ति चाहिए। अर्थ का मतलब यहां पर क्या हो गया, रुपए, पैसे इत्यादि। मैं मुस्कुराकर बोला, कवि ने मुस्कुरा दिया और बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कवि ने बड़े ही मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि भाई अर्थ तो मेरी कविताओं में है, जो कि मैंने अभी अभी लिखी है, मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो, पढ़ो मेरे साहित्य को, और उसमें से जो तुम्हें अर्थ प्राप्त हो जाए तो ढूंढ लो आप। तो कहने का तात्पर्य कि उनका अर्थ, अधिकारियों का अर्थ था रुपया पैसा, लेकिन कवि का अर्थ है कविताओं का सरल जो अर्थ समझ में आता है वह। वे कड़क कर बोले, उनकी आवाज और चढ़ गई अधिकारियों की। वे कड़क कर बोले, जोर से बोले, चांदी कहां है। यहां चांदी अर्थात सिल्वर, तो चांदी कहां है। मैं भड़क कर बोला। लेखक को भी अभी गुस्सा आ गया, ये क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। मेरे बाल जो है वह चांदी की तरह सफेद हो रहे हैं, तो चांदी अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे बालों में वह बढ़ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, बहुत ज्यादा गुस्से में आकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहां हैं। नोटों की जो बड़ी बड़ी गड्डियां है वो तुमने कहां छुपा कर, नोट कहां। अधिकारियों ने पूछा। कवि ने उत्तर दिया, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। परीक्षा आने दीजिए, मैं नोट्स बनाऊंगा, नोट बनाऊंगा। और वे गरज कर बोले, अधिकारी लोग अब अपनी क्रोध को संभाल कर नहीं रख पाए, और उन्होंने कहा, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा, यहां मुद्रा का अर्थ हो गया रुपया पैसा। तो कवि ने भी उत्तर दिया, मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यहां कवि ने मुद्रा का अर्थ हाव भाव लगाया। तो मुद्राएं अगर आपको मुझे मेरी देखना है तो मेरे चेहरे पर देख लीजिए। तो वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जरूर कवि जो है यह कुछ न कुछ बहाना कर रहा है, वह अपनी संपत्ति हमसे छुपाना चाह रहा है, और इसलिए अब वे नहीं रुके, वो सीधा वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष में घुस गए, जहां कवि सोते थे, तो घुस गए और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। अधिकारियों ने क्या किया, उनके यहाँ एक फटी हुई तकिया थी, उनको लगा कि उन तकियों के अंदर ही उन्होंने सारा रुपया पैसा छुपा कर रखा है, और इसलिए वो रुइया निकाल कर फेंकने लगे कि कहीं इन्होंने तकिए में तो छुपा कर नहीं रखी है। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। कवि है, साधारण है, गरीब है, संघर्ष कर रहा है, साहित्य का सिपाही है, उसकी यहाँ कहाँ धन दौलत होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवि के घर जो टूटी हुई अलमारी थी उसको भी खोलकर उन्होंने देखने का प्रयास किया कि कहीं यही तो नहीं छुपाया उन्होंने धन दौलत। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोइयों की खाली पीपियों को टटोला। इतना ही नहीं, कवि के घर में जो अनाज रखने की पीपिया थी, पीपे थे, उनको भी देखा, लेकिन वो कैसी थी मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो खाली थी। रसोइयों की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। कवि के जो बच्चे हैं उन्होंने छोटी छोटी जो रुपए है, पैसे है, वो जमा किए थे, उसको तक नहीं छोड़ा उन अधिकारियों ने, और उस गुल्लक को तक फोड़ डाली। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, और वो क्या है, खाली। कवि के घर कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ।
तो पर सब में एक ही तत्व खाली, चाहे वह कवि के घर का शयन कक्ष हो, तकिया हो, चाहे टूटी हुई अलमारी हो, चाहे अनाज की पिपलियां हो, बच्चों की गुल्लक तक हो, सब कुछ खाली ही था। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। और उन अधिकारियों ने बड़े बड़े जो पीपे होते, कनस्तर होते हैं, उनको देखा, मटकों को ढूंढा, यहां तक कि मिट्टी के बर्तनों को तक नहीं छोड़ा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड और उसमें कुछ भी नहीं था। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, कि ऐसा जंगल कांड जहां पर कुछ भी नहीं है, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। सारे अधिकारियों की जो आशा थी कि आज हम यहाँ से बहुत सारा धन ले जाएंगे, बहुत सारा अर्थ ले जाएंगे, बहुत सारा स्वर्ण ले जाएंगे, बहुत सारी मुद्राएं ले जाएंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उनका खिला हुआ जो चेहरा है वह मुरझा गया। अब क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणा रस समा गया। और उनके हृदय में जो रौद्र रूप भरा था, क्रोध भरा था, अब उसमें करुणा का रस, कवि के प्रति करुणा की भावना, उनके दरिद्रता के प्रति उनकी करुणा की भावना, उनके गरीबी के प्रति उनकी भावना अब करुणा में बदल गई। उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वे सारे अधिकारी बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पे वे मन ही मन पछताने लगे। और ऐसा लगा उन्होंने जो खबर अधिकारियों तक पहुंची थी वो गलत खबर थी, क्योंकि कवि के घर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कवि से माफी मांगा। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। फिर सिर झुकाकर वापस जाने लगे और उनका सिर नीचे झुक गया शर्म से और वे वापस जाने लगे। कवि ने फिर एक व्यंग किया उन पर। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए। कवि ने उन्हें जाते जाते रोका और बोला, ठहरिए, रुकिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए कि आपको कुछ नहीं मिला, इसलिए सिर मत धुनिए। सिर धुनना यानी पश्चाताप करना, पछताइए मत, आप सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अगर मेरे यहाँ धन मिलता, मेरे यहाँ स्वर्ण मिलता, मेरे यहाँ मुद्राएं मिलती, मेरे यहाँ रुपया पैसा चांदी मिलती, तो आप जरूर उसे ले जाते अपने साथ। लेकिन अब आपको मेरी हकीकत का पता चल गया। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, अगर मेरे पास धन होता तो आप निश्चित ही उसे ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, अब आपको तो पता चल गया कि मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे खाने के जो डब्बे हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। तब क्या कीजिए आप? अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? आपने तो मेरी आर्थिक स्थिति देख ली कि मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, थोड़ा बहुत तो पैसा मुझे देकर जाइए। तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। जिनके यहाँ सोने के पलंग बने हुए हैं, चांदी के पलंग बने हुए हैं, जिनके यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है, इतना पैसा है, वे कभी पीओपी पे छुपा कर पैसे रखते, कभी दीवालों में बड़ी बड़ी अलमारियां बनाकर रुपए पैसे छुपा कर रखते हैं। ऐसे लोगों से तो आप निकलवा लेते हैं पैसे, तो उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। और ऐसे लोगों पर तो कार्यवाही होनी ही चाहिए। आप निश्चित ही ऐसे गलत मार्ग से कमाने वाले रुपए पैसों को जरूर छीनिए, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है ना, जिनके घर बैठने तक को कुछ नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो एक लकड़ी का बैठने का एक तख्त जो है वह तो उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, अर्थात उनके यहाँ एक बैठने के लिए एक पलंग लकड़ी का ही सही आप रखवा तो दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि ने कर्मचारी जो अधिकारी वर्ग है उनके क्रिया करने का जो की पद्धति है उस पर प्रकाश डाला, एक हल्का सा व्यंग किया है। तो यदि आपको यह कविता समझ में आई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको नहीं समझी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लीजिए, ताकि हम अपने
जो वीडियोस है उसको और अच्छे बेहतर बना सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।